जी, चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट लेक्चर में अकाउंटिंग को समझने की कोशिश की थी कि अकाउंटिंग सब्जेक्ट क्यों है, इसका पर्पस क्या होगा और इसका थोड़ा-सा आइडिया लिया था कि ये क्या चीज़ हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। हमने ये पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि अकाउंटिंग बेसिकली डील करती है उस बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन की रिकॉर्डिंग को से मुतल्लिक है, जो डेली बेसिस पे हो रही होती हैं। किसी भी बिज़नेस में जो भी ट्रांज़ैक्शन होती है, अकाउंटिंग उनका पर्पज़ है कि उसको नोट डाउन करते जाएँ और जब भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो हमें, तो हम उसी डाटे को देख के अपने मुताबिक जो भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम वहाँ से मालूम कर सकें। ये एक बेसिक आइडिया था जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर समझने की कोशिश की थी कि अकाउंटिंग का मकसद क्या है। इस लेक्चर में भी हम यही चीज़ को थोड़ा-सा और स्टडी करेंगे कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड कीपिंग तो हर कोई अपने तरीके से कर सकता है। तो ये अकाउंटिंग को डेवलप करने का क्या क्या फ़ायदा हुआ? तो वो आज उस एंगल से देखेंगे। दूसरा हमने लास्ट लेक्चर में कंपनी या बिज़नेस के बारे में देखा था कि बिज़नेस कितनी किस्म के हो सकते हैं। कोई कोई स्टूडेंट बताएगा जो हमने लास्ट लेक्चर में 3 किस्म के बिज़नेस को स्टडी किया था, वो सर क्या थे? यस जी बेटा। सर सर सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, लिमिटेड। लिमिटेड कंपनी। और सर सोल पार्टनर लिमिटेड और कंपनी शेयर। बेसिकली है। और क्या? तीसरा कौन सा सर बता रहे हैं बेटा? लिमिटेड कंपनी सर। लिमिटेड कंपनी, हाँ जी, ये सामने भी डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है। सोल प्रोप्राइटर क्या था, कुछ बता सकते हैं कोई? सिंगल पर्सन सर का जो ऐसा बिजनेस जी। जिसका ऑनर एक ही हो। अपना नाम बताएं। ऐसा करेंगे, एक स्टूडेंट एक चीज बताए, पहले नाम बता लें, बताएं जरा अब्दुल्ला अपना। अब्दुल्ला साहिब। जी अब्दुल्ला बेटा, आप बताएं सोल प्रोप्राइटर क्या था? जी बेटे, सोल प्रोप्राइटर के बारे में बताएं जरा। तो मैं बताया था, मेरा माइक ऑफ था, मुझे पता नहीं। अच्छा चलें, बताएं, दोबारा बता दें। सर माइक बार बार म्यूट कर रहा है कोई। यार ये म्यूट कर दिया किसी ने। चलें, अब बताएं, मैं देखता हूँ। जी अब्दुल्ला। सर सोल प्रोप्राइटर ऐसा बिजनेस होता है जिसका कोई बार बार म्यूट कर रहा है। अब ये मैं क्या कहूँ उसे, जो तकलीफ है सर खुद बता आगे बता दे। इस तरह ये तो गलत बात है ना फिर, पास करने डिस्टर्ब करने वाली। यार ये जो भी स्टूडेंट है ना, वो देख ले कि आपकी वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। अगर आपने नहीं पढ़ना, आप तो आप जा सकते हैं, लेकिन इस तरह की डिस्टर्बेंस ना जरूर करें। सर काइंडली आप सबको अटेंडी बना दें, या आप मैं बना देता हूँ, लेकिन अभी आप ये स्टार्ट करें जरा। आप जब अब्दुल्ला बेटा, आप बताएं दोबारा से कि ये क्या होता है सोल प्रोप्राइटर? ऐसा सोल प्रोप्राइटर ऐसा बिजनेस जिसका ऑनर सिर्फ एक ही हो और सारे ठीक है। सर आपका आवाज नहीं आ रहा।
जी बताएं अब्दुल्ला, क्या आपका रोल नंबर क्या है? मेरा 301। 301। जी बेटा बोलें। सर मैं ये बता रहा था कि सोल बिजनेस ऐसा बिजनेस होता है इसका प्रोप्राइटर या ओनर एक ही होता है और प्रॉफिट लॉस उसी का होता है, उसमें कोई भी और शामिल नहीं होता। ठीक है, और दूसरा फॉर्म ऑफ बिजनेस कोई और स्टूडेंट बताएगा? सर सर जैन पार्टनर। जी एक स्टूडेंट बता दे। सर सैयद जैन। जी जैन बेटा आप बता दें। सर पार्टनरशिप ऐसा बिजनेस है जिसमें एक से ज्यादा अफराद शामिल होते हैं और उसमें प्रॉफिट लॉस जो भी होता है ना उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है सब में, जिसने जितनी जितनी इसमें इन्वेस्टमेंट की होती है ना उस हिसाब से उसे प्रॉफिट या लॉस के हिस्से में आता है। ठीक है, और तीसरा? सर लिमिटेड कंपनीज होते हैं जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल का मतलब शेयरिंग होती है, उसमें काम करते हैं, जो मुनाफा जब वो सारा कंपनी के ऊपर है मतलब। जी काफी हद तक ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको ना यानी रिफाइन कर देता हूँ। सोल प्रोप्राइटर वाकई ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर एक ही ऑनर होता है, वो ही इसको कंट्रोल कर रहा होता है। एक ऑनर ने कई मुलाजिम रखे होते होंगे, उसके मैनेजर्स होते होंगे, लेकिन मालक एक ही है, यानी वही रिस्पॉन्सिबल है। जब हम ऑनर की बात करते हैं इसका मतलब प्रॉफिट का भी वो रिस्पॉन्सिबल है और लॉस का भी वो रिस्पॉन्सिबल है। तो इससे थोड़ा सा एडवांस स्ट्रक्चर, जब दो लोग मिल जाते हैं और कारोबार करते हैं तो उसको हम कहते हैं वो पार्टनर्स बन गए हैं। और इस तरह के स्ट्रक्चर को दो या दो से ज्यादा लोग जब मिलें, इनको हम कहते हैं कि ये पार्टनरशिप में है या पार्टनर है। पार्टनरशिप बनाने के लिए उनको एक एग्रीमेंट करना पड़ता है आपस में, जिसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। उस पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है कि कौन सा पार्टनर कितनी इन्वेस्टमेंट करेगा और कौन सा पार्टनर क्या इन्वेस्टमेंट करेगा और साथ उसका क्या रोल होगा। तो और वो ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा प्रॉफिट अगर हुआ तो हम किस रेशियो से आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन वो पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन कर देते हैं। इसी तरह का एक और स्ट्रक्चर है जिसको हम कंपनी कहते हैं। कंपनी ये करती है कि जी जब उसको पैसों की ज़रूरत हो या कंपनी जब बननी हो, वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है यानी जिससे वो कंपनी बनेगी उसको यूनिट्स में डिवाइड कर देती है। मिसाल, और उस यूनिट को वो कह देती है वो शेयर है। सपोज एक कंपनी है जिसके 10,000 शेयर्स हैं, तो 10,000 यूनिट्स होंगे। मैं चाहूँ तो उसके 1,000 शेयर्स खरीद सकता हूँ। आप में से कोई स्टूडेंट चाहे उसके 2,000 शेयर खरीद सकता है, कोई 3,000 खरीद सकता है। यानी मैक्सिमम उस कंपनी के 10,000 शेयर होंगे जो मुख्तलिफ प्रोपोर्शन से हर कोई खरीद सकता है। और जिस प्रोपोर्शन से जिसने भी वो शेयर खरीदे होंगे वो उतने परसेंट का ही उसका फायदा या नुकसान का जिम्मेदार होगा। तो ये थोड़ा एडवांस स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर जो क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर तो आप एक दूसरों के को जानते होते हैं, आपस में पार्टनर्स एक दूसरे को जानते हैं और वो फिर आके मिलके बैठते हैं। जो कंपनी का स्ट्रक्चर है इसके अंदर लाजमी नहीं है कि जो ऑनर है आपस में एक दूसरे को जानते हो। मैं लाहौर में बैठ के एक कंपनी के शेयर खरीद सकता हूँ, कोई कराची में, इस्लामाबाद में, पेशावर में कहीं भी बैठ के उस कंपनी के शेयर खरीद सकता है, चाहे वो आपस में जान पहचान रखते हैं या नहीं। उस वो बंदा जो उसके शेयर खरीदेगा उसके बदले में वो कंपनी को पैसे देगा और कंपनी के पास सरमाया आ जाएगा जिसको वो यूटिलाइज करेगा जो बिजनेस के पर्पस के लिए। इसको जो बाकी ऊपर दो स्ट्रक्चर थे, सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप, उसके अंदर जो ऑनर्स होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर, यानी बिजनेस के अफेयर्स के अंदर, कि बिजनेस क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, डिसीजन मेकर होते हैं, उनका ही फैसला चलता है। तीसरे ये जो कंपनी वाला स्ट्रक्चर है इसके अंदर जो मालिक यानी जो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने शेयर्स खरीदे हैं, वो कंपनी के मामलात में दखल नहीं देते। वो सिर्फ अपना पैसा कंपनी को देते हैं।
कंपनी की मैनेजमेंट उसको इस्तेमाल करती है, उस पे अगर उस पे प्रॉफिट कमाती है तो उनको पे कर देती है। ये कंपनी का स्ट्रक्चर क्लियर हुआ? यस सर। जी, Yes. किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन हो? सर लिमिटेड कंपनीज में सिर्फ शेयरिंग होती है मगर प्रॉफिट ही रिस्पॉन्स में आ जाती है, उसके मतलब नुकसान नहीं होती है? हाँ नहीं, लिमिटेड कंपनी के अंदर अगर नुकसान होगा तो तब आप नुकसान के जो जैसे मैंने क्लियर पहले बता दिया, जब हम मालिक की बात करते हैं या ऑनर की बात करते हैं तो ऑनर नफे का भी जिम्मेदार है और नुकसान का भी जिम्मेदार है, प्रॉफिट का भी जिम्मेदार है और लॉस का भी जिम्मेदार है। कभी कोई मालिक ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ फायदे का या प्रॉफिट का जिम्मेदार हो, लॉस का जिम्मेदार ना हो। तो जब नुकसान होगा तो मालिक, अगर मालिक यानी शेयर इस कंपनी की केस में शेयर होल्डर मालिक हैं तो वो नुकसान के भी जिम्मेदार होंगे। जी सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी जी। सर लिमिटेड से क्या मुराद है? जैसे अभी बैंक लिमिटेड है तो इनकी लिमिट क्या होगी? इनकी लिमिटेड से क्या मुराद है? ठीक है जी, लिमिटेड से बेसिकली जो मैंने भी आपको डेफिनेशन बताई है ना कंपनी की, ये कंपनी की डेफिनेशन है, लिमिटेड कंपनी की नहीं है। ठीक है, कंपनी एक ब्रॉडर टर्म है, उसके आगे फिर आगे किस्में हैं, कुछ पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कुछ अनलिमिटेड यानी गारंटी लिमिटेड कंपनीज हैं। ये जो लिमिटेड का वर्ड यूज हो रहा है, इसकी जो बैकग्राउंड है वो ये है कि बल्कि लिमिटेड से पहले मैं अगर आपको वैसे जनरल बैकग्राउंड एक स्ट्रक्चर बता दूं कि जब हम कारोबार की बात कर रहे हैं कि एक शख्स का एक कारोबार है, वो उसका सोल प्रोप्राइटर है, ठीक है, और अगर पार्टनर हैं, उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, उसका वो एक बिजनेस मिसाल के तौर पे मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। मिस्टर ए और मिस्टर बी ने एक एक पार्टनरशिप फर्म बनाई है जिसको ए बी फर्म का नाम दे दिया है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि दो शख्स हैं, मिस्टर ए अलहदा शख्स है, मिस्टर बी अलहदा शख्स है, और उन्होंने एक नई चीज बना ली है जिसका नाम ए बी है। ऐसे ही है, एक बिजनेस बना है तो आपने एक नया बिजनेस बना लिया। इसमें मेरा एक छोटा सा, अगर आप एक क्वेश्चन है वो आंसर कर देना तो फिर एक ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग मोस्टली अपने इर्द गिर्द बिजनेसेस को देखते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, सपोज अगर आप KFC जाते हैं, मैकडोनल्ड जाते हैं, तो आपको अगर सपोज KFC जाते हैं और कोई आपको अगर किसी चीज की कंप्लेंट करनी हो इन राइटिंग, यानी एक तो वर्बल कंप्लेन है ना कि आपने कहा जी बर्गर ठीक नहीं है, ये वो जो भी उसका स्टफ था, लेकिन एक आपने कुछ उनको इन राइटिंग की KFC के खिलाफ कोई कंप्लेंट करनी हो, तो आप क्या KFC के खिलाफ कंप्लेंट करेंगे या उसके ऑनर के खिलाफ कंप्लेंट करेंगे? कोई स्टूडेंट इस बात का जवाब देगा कि अगर हम मिसाल के तौर पे KFC जाते हैं और आपको कोई मसला है KFC के साथ, आपने उस KFC की कंप्लेंट करनी है, तो आप क्या ऑनर के खिलाफ कंप्लेंट करेंगे या बिजनेस के खिलाफ बिजनेस के नाम के बिजनेस के खिलाफ? खिलाफ। ओनर बिजनेस का के तो नाम पे। मैनेजर हो, ओनर के खिलाफ से। जी तो जिसके सर अंडर वो वो काम डिपेंड कर करता है कि बिजनेस के बिजनेस साथ। का स्ट्रक्चर किस तरह का है। अगर तो वो सोल प्रोप्राइटर वाला बिजनेस है तो फिर हम ओनर के खिलाफ भी कह सकते हैं, तो अगर वो कंपनी है तो फिर हम बिजनेस के खिलाफ करेंगे। ठीक है, यानी आप में कुछ स्टूडेंट अगर कह रहे हैं कि जी ऑनर के खिलाफ करेंगे, लेकिन ये जो अभी जवाब आया, ये बेटा क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जवाद। जवाद जी सर। जी जी। इनका जवाब बिल्कुल ठीक है, काफी हद तक क्या बिल्कुल ठीक है कि हम अगर सोल प्रोप्राइटर होगा तो तब कोई मसला नहीं है, चाहे मालिक के खिलाफ कर दें या बिजनेस के खिलाफ कर दें कंप्लेन। लेकिन अगर हम पार्टनरशिप या कंपनी की बात करते हैं तो एक पार्टनरशिप का बिजनेस अलग है और पार्टनर्स अलग है। शेयर होल्डर के बिजनेस में शेयर होल्डर अलग है और बिजनेस अलग है, ठीक है।
यानी आप KFC के खिलाफ कंप्लेंट करेंगे, ये नहीं होगा कि आप पहले उनके ऑनर्स को तलाश करें कि वो पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, या उनका नाम तलाश करके उनको कंप्लेंट करें। तो कंप्लेंट बिजनेस के नाम से होगी। और इसी तरह अगर बिजनेस जो सा है, अगर आपके उस बिजनेस के साथ कोई डीलिंग करते हैं, कोई चीज देते हैं या बेचते हैं या खरीदते हैं, तो आप बिजनेस को दे रहे हैं। आप सपोज KFC को बर्गर सप्लाई करते हैं, पैटीज सप्लाई करते हैं, उनका रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, तो आपको जो पेमेंट करेगा वो KFC करेगा, ना कि उनके ऑनर्स करेंगे। इनडायरेक्टली तो ऑनर्स इन्वॉल्व होंगे, लेकिन आपको जो पेमेंट मिल रही है वो उस बिजनेस से मिल रही है। इसी तरह जो चीज परचेज की जा रही है वो बिजनेस परचेज कर रहा है, वो ऑनर परचेज नहीं कर रहे अपने नाम से। तो ये चीज बताने का मकसद ये है कि ऑनर, जब हम बिजनेस बना लेते हैं पार्टनर्स में या कंपनी में, तो ये एक अलहदा से इनकी शनाख्त हो जाती है, ये एक अलहदा से आर्टिफिशियल पर्सन बन जाते हैं। दो पार्टनर्स तो एक एक्चुअल पर्सन है, एक इंसान है, दो इंसान मिलके एक पार्टनर बने, लेकिन उन्होंने जो तीसरी चीज को वजूद में लेके आए वो पार्टनरशिप फर्म थी या बिजनेस था। ये चीज क्लियर हुई कि दो बंदों ने मिलके एक ऐसा आर्टिफिशियल पर्सन बना लिया जो कि चीज खरीद भी सकता है, चीजें बेच भी सकता है, और अगर कोई कंप्लेंट करनी हो तो आपको फिर उसके खिलाफ कंप्लेंट करनी पड़ेगी। ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया आप लोगों ने? सर एक क्वेश्चन था। जी जी, पूछे पूछे बेटा। सर अगर मैंने कंपनी के शेयर्स खरीदे हो और कंपनी में मतलब कि कोई हो जाती है बेज़ाब्तगी, तो उसका अगर कोई केस वगैरह बनता है, तो मैंने अगर शेयर खरीदे हुए तो उसका मेरे साथ ताल्लुक होगा? अगर कंपनी, आप कंपनी के मालिक हैं और शेयर होल्डर हैं, कम कंपनी के केस में ये क्वेश्चन जरा मैं थोड़ा सा आपको बाद में बताता हूँ। जब मैं कंपनी, अभी मैं आपको लिमिटेड कंपनी के बारे में बता रहा हूँ ना, तो लिमिटेड इस क्वेश्चन को अभी थोड़ी देर बाद ही डिस्कस करते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर रिपीट करते हैं एक बार जो आपने आगे बताया। जी, क्या कौन सा टॉपिक, पार्टनरशिप का, सोल प्रोप्राइटर का, या सारा ही थोड़ा सा रिपीट कर? सर सारा ही थोड़ा सा रिपीट कर दें। जी, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जी पार्टनरशिप बिजनेस के किस किस्म की टाइप्स हो सकती हैं। ये सामने स्लाइड्स भी बनी हुई हैं जिसके अंदर प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस की टाइप्स हम देख रहे हैं। एक बिजनेस की टाइप है सोल प्रोप्राइटर, जिसके अंदर एक ही शख्स मालिक होता है और वो ही उसको बिजनेस को चलाता है। वो मुलाजिम जरूर रख सकता है, वो बड़े पैमाने पे भी काम कर सकता है, ये नहीं है कि ये छोटे बिजनेस ही होंगे। सोल प्रोप्राइटर एक मालिक है, वो उसका बिजनेस इतना फैला हुआ है कि पूरे पाकिस्तान में है, मुख्तलिफ ममालिक में है, तो ये एक ही मालिक है, वो सारा कुछ कंट्रोल कर रहा है। दूसरा किस्म बिजनेस की ऐसी आ जाती है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा लोग मिलते हैं, आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं जिसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। फिर वो एक नया बिजनेस, एक नया नाम से एक एंटिटी क्रिएट कर लेते हैं, एक बिजनेस क्रिएट कर लेते हैं जिसका एक अलग से वजूद बन जाता है। मिसाल के तौर पे मैंने मिसाल दी कि A, B और C तीन लोग हैं, वो तीनों मिलते हैं और एक बिजनेस बना देते हैं जिसका नाम वो ABC फर्म रख देते हैं। तो अब क्या हुआ, तीन पार्टनर्स अलहदा से अपना वजूद रखते हैं, लेकिन अब चौथी चीज जो वजूद में आ गई वो एक पार्टनरशिप फर्म है जिसका नाम जो भी रखें, सपोज ABC उन्होंने रख लिया था। ठीक है, ये चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी पार्टनरशिप फर्म और इसी तरह कंपनी के केस में भी शेयर होल्डर मिलके एक जिस कंपनी या जिस बिजनेस को वजूद देते हैं, वो फिर उनकी उसकी अलहदा से एग्जिस्टेंस हो जाती है। पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स आपस में एक दूसरे को जानते हैं और वो एक पार्टनरशिप डीड साइन कर लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर पार्टनरशिप एक्ट 1937 अप्लाई हो रहा है जिसके तहत पार्टनरशिप के मामलात को देखा जाता है। इसी तरह एक और एडवांस स्ट्रक्चर है पार्टनरशिप से जरा ऊपर के लेवल का, जिसको हम कहते हैं कंपनी। वो भी पाकिस्तान और इंटरनेशनली चल रहा है, जिसको कंपनी कहा जाता है। कंपनी के केस में ये होता है कि पार्टनर में कुछ लिमिटेड लोग ही हैं जो मिलके एक पार्टनरशिप बना सकते हैं।
लेकिन कंपनी के केस में कई हजारों लाखों लोग मिलके भी शेयर कर सकते हैं, जिस वो शेयरिंग के नाम से वो अपना एक शेयर ले लेते हैं और अपने पैसे उस कंपनी को देते हैं, जिससे कंपनी के पास अच्छे खासे फंड्स आ जाते हैं और वो उसको यूज कर लेते हैं। तो वो कंपनी के जो फंड्स होते हैं उनको यूज करने की जिम्मेदारी अब उन शेयर होल्डर्स की नहीं होती। शेयर होल्डर्स की कंपनी के केस में सिर्फ इन्वेस्टमेंट के हद तक कंट्रीब्यूशन होती है, या अगर कंपनी नफे में जाएगी या नुकसान में जाएगी वो जिम्मेदार होंगे। कंपनी के मामलात को चलाने के लिए जो मैनेजमेंट होगी कंपनी की, वो उसको चलाएगी, वही उसको उसके मामलात को देखेगी, वही डिसीजन करेगी कि कंपनी ने कैसा परफॉर्म करना है, क्या परफॉर्म करना है, क्या चीज खरीदनी है, क्या चीज बेचनी है। यानी उस कंपनी के आप कह लें कि डायरेक्टर्स होंगे, मैनेजर्स होंगे, ये सारे स्ट्रक्चर बना होगा जो कि एक कंपनी के अफेयर्स को चला रही होती हैं, मामलात को चला रही होती हैं। अब एक बेटे का सवाल था कि अगर कंपनी के अंदर कोई बेज़ाब्तगी हो जाती है, क्या शेयर होल्डर जिम्मेदार होंगे? शेयर होल्डर उस हद तक जिम्मेदार नहीं होंगे। अगर मैनेजर्स या डायरेक्टर्स ने कोई घपला या बेज़ाब्तगी की है, वो ही जिम्मेदार होंगे, उन्हीं से पूछा जाएगा। लेकिन कंपनी के नाम के ऊपर अगर कोई ऐसा फ्रॉड के कंपनी के नाम के ऊपर कर दिया गया है, तो तब कंपनी जिम्मेदार हो जाती है, कंपनी को डिफॉल्टर या ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। इसका मतलब ये होता है जब कंपनी डिफॉल्ट या ब्लैकलिस्ट हो जाए, तो जो ओनर्स हैं उनकी जितनी इन्वेस्टमेंट है वो ज़ाया हो जाती है, वो लॉस में चली जाती है। तो इस हद तक अपनी इन्वेस्टमेंट के हद तक वो ज़िम्मेदार होंगे, लेकिन ये नहीं होगा कि एक कंपनी के ने किसी से कोई एम्बेज़लमेंट की है, कोई बेज़ाब्तगी की है तो उसके मालिकों को पकड़ा जाएगा। लेकिन पार्टनरशिप फर्म के अंदर या सोल प्रोप्राइटर में अगर बिज़नेस से कोई गलत काम हो जाता है, तो इनके मालिकों को अप्रोच किया जाएगा, सोल प्रोप्राइटर के केस में डायरेक्टली, और जो पार्टनरशिप फर्म के केस में इनडायरेक्टली उनसे पूछा जाएगा, क्योंकि वो कंपनी के ओनर्स और मामलात को, अफेयर्स को वही चला रहे थे। जी, वो क्वेश्चन क्लियर हुआ जो आपने अभी पूछा था बेटा? यस सर। जी, एक क्वेश्चन था लिमिटेड के नाम से, कि लिमिटेड क्यों लिखा जाता है। जब हम बात करते हैं कि जी शेयर होल्डर्स ने अपने इन्वेस्टमेंट की उस हद तक जितने उन्होंने शेयर्स देने थे, तो आपकी या एक इंडिविजुअल्स की इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में शेयर होल्डिंग तक चलेगी, ठीक है। अब ऊपर वाले केस में, सोल प्रोप्राइटर के केस में या पार्टनरशिप फर्म के केस में, ये होता है कि उस कंपनी ने किसी से उधार चीज ले ली। एक सोल प्रोप्राइटर है, उसका अपना मिस्टर ए है सोल प्रोप्राइटर, उसने एक बिजनेस खोला हुआ है किसी भी नाम से, सपोज कर लें कि एएन कंपनी के नाम से, ठीक है। अब क्या, जैसे मैंने पहले बताया कि जी जब भी एक बिजनेस खोला जाता है तो उसका एक अलहदा से वजूद हो जाता है। मिस्टर ए अलहदा एक पर्सन है जो कि एक्चुअल पर्सन है, मिस्टर ए एन कंपनी उसका एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि उसी की ऑनरशिप में है, लेकिन वो ए एन कंपनी के नाम से जानी और पहचानी जाएगी। अब मिस्टर ए एन कंपनी अगर कोई मामला करती है, किसी से उधार चीज खरीदती है, उधार बेचती है, और अगर उसने कोई चीज और कंपनी खत्म हो जाती है, डिफॉल्ट हो जाती है या नुकसान में चले जाती है, तो फिर क्या होगा, जिनको मिस्टर ए एन कंपनी ने पैसे देने होंगे, उसके मालिकों से पूछा जाएगा कि जी ये कंपनी के पास, इस कंपनी ने मेरे पैसे देने थे, ये तो नहीं दे पा रही, लेकिन इसके मालिक को अप्रोच किया जाएगा और उनके मालिक से पैसे ले लिए जाएंगे। इसी तरह पार्टनरशिप फर्म के अंदर भी ऐसा ही होता है कि जब पार्टनरशिप फर्म है, ए बी एंड सी ने एक कंपनी बना ली, एक बिजनेस बना लिया जिसको एबीसी के नाम से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। एबीसी फर्म ने अगर किसी के साथ उधार चीज खरीदी और बेची, और उधार उसके पैसे, उसकी एक वर्ड हम यूज करेंगे आगे, लायबिलिटी बन जाती है, एक पेमेंट ड्यू हो जाती है उनकी तरफ और वो पेमेंट कर नहीं पाती, तो उस केस में
उनके मालिकों को अप्रोच किया जाएगा और उनसे पैसे लिए जाएंगे, क्योंकि इस कंपनी को चलाने वाले या इनके मालिक वो ऑनर्स थे, जो पार्टनर्स थे, जो पीछे बैक एंड पे काम कर रहे थे। लेकिन जब हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करते हैं या लिमिटेड कंपनी की बात करते हैं, वो कंपनी अगर अपना कोई मामला करती है लेन देन का और उसके ऊपर कोई कर्जा चढ़ जाता है या कर्जा उसने पे करना है, तो कंपनी के केस में उनको उनके मालिकों को या जो शेयर होल्डर है उनको अप्रोच नहीं किया जाता। ये लिमिटेड होती है अप टू द एक्सटेंड ऑफ कंपनीज एसेट। कंपनी के पास जितने पैसे होंगे, अगर कंपनी दे सकती हुई या कंपनी के कोई एसेट्स यानी कोई और चीज होगी कैश के अलावा, उसको बेच के उसकी लायबिलिटी, उसकी पेमेंट की जाएगी, लेकिन इनके मालिकों को अप्रोच नहीं किया जाएगा। इसलिए इसके साथ जो वर्ड लिमिटेड है वो लिखा जाता है। ये सिर्फ कंपनी के ही, जो कंपनी के पास जो पैसा है, जो कंपनी ने चीजें खरीदी हुई हैं, उन्हीं को बेच के उनकी पेमेंट की जा सकती है। इसलिए ये लिमिटेड रहती है अप टू द एक्सटेंड ऑफ कंपनी। जी, ये लिमिटेड का वर्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सर इस तरह शेयर्स की वैल्यू तो नहीं गिरती? जी, शेयर्स की वैल्यू वैसे तो किसी और भी फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड हो रही होती है, लेकिन कंपनी अगर किसी को अपनी पेमेंट ना कर सके तो वो उसकी शेयर्स की वैल्यू गिर जाएगी। कंपनी अगर डिफॉल्ट हो जाए तो कंपनी की शेयर की वैल्यू गिर जाएगी। कंपनी अगर प्रॉफिट में जा रही है तो उसकी शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। शेयर्स के ऊपर हम आगे जाके डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी कंपनी के स्ट्रक्चर को और मजीद डिस्कस करना है, लेकिन वो क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग का। लेकिन कंपनी के स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस जरूर करना है कि कंपनी का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसके शेयर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ये सारा कुछ हमारे आगे आने वाले लेक्चर्स में है। तो अभी अपनी जो इंफॉर्मेशन है ना, हम इस हद तक लिमिटेड रखते हैं कि 3 किस्म के बिजनेस हैं। एक सोल प्रोप्राइटर, एक पार्टनरशिप और एक कंपनी जो कि लिमिटेड कंपनी कहलाती है। ठीक है जी। इन 3 स्ट्रक्चर के ऊपर किसी को कोई क्वेश्चन हो? जी बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक। अच्छा, इसके बाद फिर ये होता है कि बाकी भी कुछ स्ट्रक्चर हैं जो सामने साइड में लिखे हुए हैं। एक आ जाती है, ये जो भी हम 3 स्ट्रक्चर डिफाइन किए हैं, ये स्ट्रक्चर है प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस के। हमने अभी ये देखा था, ये जो अकाउंटिंग को समझने की कोशिश की है, हमारी अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप हुई है कि जी अगर हम प्रॉपर रिकॉर्ड रखेंगे तो हमें कंपनी की परफॉर्मेंस का पता चलता जाएगा। कंपनी की परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि हमें ये पता चलेगा कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है। सर माइक ऑफ है मेरा। क्या सर फिर लीव कर चुके हैं?
जी मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर, आ रही है जी, और बीच में हो गई थी। हम बात कर रहे थे कि एक फॉर्म ऑफ प्रॉफिट के अलावा जी प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस के अलावा भी कुछ फॉर्म ऑफ बिजनेस होते हैं जिसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कहा जाता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज, बाद आपने ट्रस्ट का नाम सुना होगा, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं ट्रस्ट के अंदर काम कर रहे होते हैं, या कुछ सोसाइटीज होती हैं जो कि जिन इन तीनों बिजनेस का ये बिजनेस एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, ये चीजें खरीद रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं, लेकिन इनका मकसद या कुछ सर्विसेज दे रहे होते हैं, इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, इनका मकसद वेलफेयर से ताल्लुक रख रहा होता है। तो ये भी बिजनेस इन बिजनेस का, इस किस्म के बिजनेस का भी हिसाब रखा जा रहा होता है कि ये कितना इनके पास रेवेन्यू या पैसे आए, इन्होंने कितना खर्चा किया, फंड्स कहाँ से आए, फंड्स कहाँ पे यूज हुए। तो ये सारा कुछ जो सा है, इनके लिए भी अकाउंटिंग इतनी ही इम्पोर्टेंट होती है जितनी प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है। यानी अब हम अगर हमने पिछले लेक्चर्स में ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप की थी कि किसी भी बिजनेस की परफॉर्मेंस जानने के लिए हमने अकाउंटिंग सीखनी है, तो उससे एक स्टेप और आगे चले जाते हैं कि जी अकाउंटिंग हमने सिर्फ बिजनेस की परफॉर्मेंस जानने के लिए नहीं करनी, हमें ये भी पता हो कि फंड्स कहाँ से आ रहे हैं और फंड्स कहाँ पे खर्च हो रहे हैं, और ताकि हम उस फंड्स को प्रॉपर मैनेज कर सकें। अगर कोई ऐसे फंड्स कोई ऐसी जगह से आ रहे हैं जहाँ से हम ज्यादा ले सकते हैं और ऐसी जगह खर्च हो रहे हैं जहाँ पे फजूल खर्च हो रहे हैं, तो हम इसको मैनेज कर सकें। तो इस वजह से भी अकाउंटिंग जो सी है आगे, अकाउंटिंग की इम्पोर्टेंस रहती है। अब अगर बेसिक बात की जाए अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट अभी तक जो हमने पढ़ा है वो ये है कि एक रिकॉर्ड कीपिंग है। रिकॉर्ड कीपिंग का मतलब ये है कि जी डेली की जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आज की तारीख डालेंगे, ये लिखूंगा मैं कि जी मैंने कोई चीज़ खरीदी है तो उस चीज़ की डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा कि मैंने प्रोडक्ट खरीदा है, ए प्रोडक्ट खरीदा है तो 5,000 रुपए का, तो वो मैंने लिख दिया। फिर वो प्रोडक्ट जब बिकेगा तो मैंने लिख दिया जी ए प्रोडक्ट 5,000 इतने यूनिट थे जिसमें से 3,000 रुपए के यूनिट बिक गए। यानी एक डायरी में मैं मेंटेन कर सकता हूँ। जब एक डायरी मेंटेन हो सकती है तो फिर आगे इतना इसको सब्जेक्ट बनाने की क्या जरूरत है, तो ये हम जरा इन जो आगे स्लाइड्स आ रही हैं इस पे समझने की कोशिश करेंगे। We can maintain a diary of transaction and note the daily transaction like sale, purchase, etc. in it. ठीक है, हम एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं जिसके अंदर हम सेल भी लिख दें, परचेज भी लिख दें। लेकिन क्या प्रॉब्लम होगी अगर हम एक डायरी के अंदर अपना ये काम लिख रहे हैं? हाउ विल वी कम टू नो द इनकम एंड एक्सपेंस फ्रॉम द वेरियस सोर्स? हमें कैसे पता चलेगा कि जी इनकम क्या हुई है और एक्सपेंस क्या हुई है अगर हम एक ही डायरी के अंदर एक ही पेज के ऊपर लिखना शुरू हो गए, फिर वो पेज खत्म हुआ तो अगले पेज पे स्टार्ट कर दिया लिखना कि जी ये खर्चा हुआ, ये चीज खरीदी, ये बेची, ये चीज खरीदी, ये बेची, ये खर्चा हो गया, ये मेरे पास पैसे आ गए, तो वो सारा एक ही रिकॉर्ड में लिख लिया। तो आपको जब हिसाब यानी जब करना पड़ेगा, जब आपने इनकम देखनी है या एक्सपेंस देखना है, तो तब आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी, और खास तौर पे उस वक्त मुश्किल होगी अगर आपकी ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा हैं। अगर तो लिमिटेड हैं, दिन में 5 या 6 ट्रांजैक्शन होती हैं, तो तब तो ठीक है कि आपने 5 आइटम्स को कैलकुलेट किया, बता दिया। लेकिन आप अगर हिसाब लगाएं कि अगर हजारों ट्रांजैक्शंस होती हैं डेली बेसिस पे, तो क्या वो डायरी काम करेगी? We only have a sheet or page on which daily transactions are listed. How do we do not know which product is selling better in which and which is not? अगर हमने एक ही डायरी के अंदर लिखना शुरू कर दिया तो क्या हमें ये पता चल जाएगा कि जी हमारी बेशुमार हमारे पास 8-10 वैरायटी है प्रोडक्ट्स की, तो उनमें से बेहतर प्रोडक्ट कौन सी बिक रही है और कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जो कि नहीं बिक रही? तो इन चीजों के लिए हमें, इसका मतलब ये है कि डायरी से हटके कोई नया सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जो कि बेहतर रिकॉर्ड रख सके।
अब इसका क्या अल्टरनेट अवेलेबल होगा कि हम डायरी के अलावा हम क्या चीज इस्तेमाल कर सकते हैं? One can go through all the transaction at the end of the month and note different type of transaction on different pages. ये भी एक सोल्यूशन है कि जी जो डिफरेंट ट्रांजैक्शन है वो डिफरेंट पेजेस पे लिख ली जाए। परचेज के लिए एक अलहदा से पेज रख लिया जाए और सेल्स के लिए अलहदा से पेज रख लिया जाए और एक्सपेंस के लिए अलहदा से पेज रख लिया जाए। ठीक है, जब भी सेल हो तो जो सेल का पेज है उसके अंदर लिख दी कि इतनी सेल हुई है। परचेज जब हुई तो परचेज के पेज के ऊपर लिख दी। कोई और खर्चा हुआ तो किसी और खर्चे का एक्सपेंस का पेज बनाया हुआ उस पर लिख दी। इससे थोड़ा सा आपको फायदा हो जाएगा कि आपको अब अगर आपने एक शीट पे सारा कुछ लिखा था तो आपको इमीडिएटली नहीं पता चलता था कि कितना खर्चा हुआ है, लेकिन अगर आपने अलग-अलग पेजेस पे अपनी डिटेल्स लिखी हैं तो कुछ आपको बेनिफिट हो जाता है कि जी अगर आपसे पूछा जाए परचेजेस कितनी हैं तो और किस किस दिन में हुई, आपने परचेज की शीट निकाली, उसमें देखा जी हमारी अब तक पूरे महीने में इतनी परचेजेस हो चुकी हैं, यानी आपने सिर्फ एक टोटल किया। दूसरे आप अगर आपने सेल्स जानना है तो आपने सेल्स को जमा कर लिया, जितनी भी सेल्स हुई हैं सेल्स की शीट को उठा के। अगर आपने एक्सपेंस देखने हैं आपने एक्सपेंसेस की शीट को उठा के एक्सपेंस देख लिए। तो ये एक अल्टरनेट अवेलेबल है कि आपने हर चीज के लिए अलग-अलग पेजेस या शीट लगाना शुरू कर दी, so that every page gives total for a different type of transaction like sales for different product and expense for different types. ठीक है, यानी हर पेज अपना एक अलग से टोटल दे देगा। ये आपके पास एक अल्टरनेट आ गया, उस डायरी की निस्बत बेहतर अल्टरनेट आ गया जिसमें आपने अपना रिकॉर्ड को एक अलग-अलग से रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। इसी बात की जो अभी हमने डिस्कस की है उसकी एक एग्जांपल है, ये जनवरी 2021 या जो भी है उसकी कुछ ट्रांजैक्शन हैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन कि मैंने 5 यूनिट नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड किए 1000 रुपए के, फिर मैंने बी यूनिट को परचेज किया 15,000 रुपए में, ए को सेल कर दिया 2000 रुपए में। यानी एक शीट की फॉर्म में एक पेज की फॉर्म में ये चल रहा है, लेकिन इससे अगर कोई भी किसी वक्त अगर ज्यादा ट्रांजैक्शन है तो कोई पूछेगा तो मुझे एक कैलकुलेशन दोबारा करनी पड़ेगी कि जी कितनी परचेजेस थी, कितनी सेल्स थी, कितने एक्सपेंस थे। तो इसकी निस्बत डायरी वाले की निस्बत जो दूसरा हमने अल्टरनेट सोल्यूशन निकाला है वो बेहतर लग रहा है कि जी अगर हम उस तरह रिकॉर्ड कर लेंगे तो हमारे पास इंफॉर्मेशन बेहतर आ जाएगी। अब नाउ try going through these transaction and separate transaction of different type, but what if the number of transactions is larger? ये जो पीछे एग्जांपल दिया है इसमें अगर ये तो एक पेज की है, अगर ज्यादा ट्रांजैक्शन हो तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा कैलकुलेशन करने में। एक और मसला आ जाता है इन ट्रांजैक्शंस में, हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था क्रेडिट ट्रांजैक्शन और कैश ट्रांजैक्शन। कोई बताएगा कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्या फर्क है? जी कोई बेटा बताएगा? सर कैश उसी टाइम पर हम पे कर देते हैं और क्रेडिट कुछ चंद टाइम बाद, तो थोड़े टाइम बाद उसको पे कर जी, उधार की बेसिस पे जो काम किया जाएगा वो क्रेडिट का होगा और जो मौके पे ही खरीद लिया जाएगा तो वो हम कहेंगे ये कैश पे। ठीक है, अब अगर जैसे हमने भी मैंने पीछे डायरी का रिकॉर्ड बताया कि जी डायरी के अंदर आपने रिकॉर्ड करना है, तो अगर उधार की ट्रांजैक्शन होगी उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा? ठीक है, एक प्रॉब्लम आ जाएगी कि जी उधार की ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करना है, क्योंकि पीछे जो ट्रांजैक्शन नजर आ रही थी मैंने परचेज किया 10,000 रुपए का, मैंने लिख दिया जी मैंने 10,000 रुपए परचेज किया, मैंने 20,000 रुपए के चीजें बेची, मैंने लिख दिया 20,000 रुपया बेचा, मैंने कुछ एक्सपेंस किए मैंने टोटल लिख दिया। इन सबको जमा तफरीक करके मेरे पास जितने जो बैलेंस आया मैंने देखा कि जी मेरे पास मैंने लाख रुपए से काम शुरू किया था खरीदो फरोख्त करके, बेचने के बाद चीज़ों को, खरीदने के बाद चीज़ों को, तो मेरे पास
75,000 होने चाहिए। मैंने अपनी कैलकुलेशन से चेक किया तो वो भी बता रहा था जी 75,000 है। तो मुझे तसल्ली हो गई कि मैंने जो रिकॉर्ड कीपिंग की हुई है वो ठीक है। ठीक है, आपने अपने अकाउंट्स के साथ, अपनी डायरी के रिकॉर्ड के साथ उसको टैली कर लिया कि फिजिकली भी मेरे पास 75,000 पड़े हैं और मेरी डायरी भी मुझे ये बता रही है कि जी लाख रुपया मैंने इन्वेस्ट किया था और उसमें से इतने की ये चीजें खरीदी, ये चीजें बेची, इतने पैसे मेरे पास आए और हिसाब था पूरे महीने का। हिसाब लगाने के बाद मुझे पता चला मेरे पास 75,000 रुपया अभी कैश होना चाहिए, जो कि फिजिकली भी मौजूद है। लेकिन अब केस, ये जो अभी क्रेडिट का केस आ जाता है बीच में, तो उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? अगर हम क्रेडिट की ट्रांजैक्शन उसके अंदर लिखेंगे तो फिर तो हमारे कैश के साथ, जैसे अभी हमने टैली किया है, यानी हमने चेक किया है कि जी फिजिकली, तो वो हमारा कैश के साथ बैलेंस नहीं होगा। तो ये एक प्रॉब्लम आ जाएगी डायरी के अंदर। तो इसके अंदर फिर क्या हल होगा कि इसके ये सॉल्यूशन हो सकता है कि जी उधार का एक अलग से रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दें। उधार का एक अलग से रिकॉर्ड बनना शुरू हो जाएगा। तो उधार का अलग से रिकॉर्ड तो बना लिया, लेकिन जब एक्चुअल पे किया उधार की पेमेंट, अगर सपोज मैंने कुछ चीजें खरीदी थी उधार पे, ए प्रोडक्ट्स थी जो मैंने उधार खरीदी थी, वो तो मैंने रिकॉर्ड कर दी कि मैंने प्रोडक्ट खरीद लिया ए इतने 1000 की और इतनी नंबर ऑफ यूनिट्स। लेकिन जब पेमेंट करनी है तो तब कहाँ पे मैं रिकॉर्ड करूंगा? क्योंकि वो तो पहले से मैंने रिकॉर्ड कर लिया कि 4000 रुपए की मैंने पेमेंट कर वो चीजें खरीद ली हैं। तो इस किस्म की डिफिकल्टीज आ सकती हैं जब हम डायरी पे या पेजेस के ऊपर काम कर रहे हो। इस स्लाइड में पढ़ता हूँ तो फिर हम इसको आगे फर्दर भी डिस्कस करते हैं। सेल एंड परचेज आर नॉट ऑलवेज इन कैश। Sometimes the payment receives is delayed to the future date, sold, purchase for udhar. The diary that we have discussed about record cash transaction only. The udhar credit transaction may be noted in separate diary. Now we have two diaries, one for cash and other for the credit. We need to note total sale and purchase, both cash and credit, and other information like the amount that is payable and receivable. How will we get our required result now? ठीक है, हमारे पास अब दो डायरियां आ गई। एक डायरी के अंदर हम कैश का रिकॉर्ड रख रहे हैं, एक डायरी के अंदर हम उधार का रिकॉर्ड रख रहे हैं। अगर हमने ये जानना है कि हमने कितनी चीजें उधार पे खरीदी और कितनी चीजें उधार पे बेची, इसकी बजाय हमें ये भी जानना पड़ता है कि जी हमने कितने लोगों से का उधार वापस करना है और कितने लोगों ने हमारा उधार वापस करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कितने लोगों ने हमारे पैसे देने हैं और हमने कितने लोगों को पैसे देने हैं। इसको हम कहते हैं कि कितने लोगों से हमने रिसीव करना है और कितने लोगों को हमने पे करना है। ये रिसीव और पे के बेसिस पे एक वर्ड यूज होता है रिसीवेबल्स। कितने रिसीवेबल्स हैं, कितने लोगों ने आपके पैसे देने हैं। और पेएबल्स का वर्ड कितने लोगों के आपने पैसे देने हैं, कितनी अमाउंट पे करनी है, वो पेएबल कहलाती है। ठीक है, बिजनेस के अंदर ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने रिसीवेबल्स हैं, कितने पेएबल्स हैं। तो ये सारा कुछ हम कैसे जान सकते हैं, ये अगली स्लाइड में देखते हैं। क्या हमें एक और डायरी चाहिए होगी जिसके साथ हम दोनों के रिजल्ट्स को कंबाइन कर लें? But then when we receive or pay the cash for the credit transaction, we will again record the transaction on the day in receive or paid. If so, then where? अगर हम इनको रिकॉर्ड करके एक और इनको कंबाइन कर दें तो फिर जब पैसे आएंगे तो उनको कहाँ पे रिकॉर्ड करना है? So the problem keep on increasing with the size of volume of business. But one thing is becoming certain that an accurate reflection of business transaction can only be obtained if both cash and credit transaction are recorded in such a manner that there is no duplicate and yet the transaction are completely recorded. This would only be possible under commercial accounting. ठीक है, ये इस हम ये बताना चाह रहे हैं कि उधार की ट्रांजैक्शन और कैश की ट्रांजैक्शन,
उधार की ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड कर ली तो ये चांसेस या पॉसिबिलिटीज हैं कि हम उसको जब हमारे पास जब कैश पे करेंगे तब भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो रिकॉर्ड कर लेंगे तो एक चीज को हम डबल रिकॉर्ड कर लेंगे जिससे हमें प्रॉपर पोजीशन नहीं पता चलेगी। तो क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म इसका मतलब होना चाहिए जिसके अंदर प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग की जाए, एक ट्रांजैक्शन है उसको एक दफा रिकॉर्ड किया जाए। तो ये हम अकाउंटिंग के अंदर पढ़ेंगे कि इसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। आज का लेक्चर फिर यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरा जो सा सिस्टम था वो बूट अपडेट होना शुरू हो गया था और वो काफ़ी टाइम ले गया अपडेट होते हुए, जिसकी वजह से हमारा लेक्चर काफ़ी लेट शुरू हुआ है। लेकिन होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फिजिकली होंगे क्लास में, तो इन जो भी टॉपिक एक तो ज़्यादा बेहतर अंदाज से डिलीवर होगा ये टॉपिक्स, और आपके क्वेश्चन के भी ज़्यादा बेहतर आंसर होंगे। तो अब ये कंक्लूड करते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लें या फिर अगले लेक्चर में मुझसे पूछ लीजिए। सर बस काइंडली स्लाइड शेयर कर दीजिएगा क्योंकि लास्ट टाइम भी शेयर ये स्लाइड मैंने शेयर कर दी हैं। ये अभी जब आप अब चेक करें आप, मैंने ये लेक्चर जब स्टार्ट हो रहा था और ये कनेक्टिविटी जब आप लोगों से कर रहा था तो साथ शेयर कर दिए थे। ये चेक कर लें। ओके हो सर, गई थैंक यू। जी सर, थैंक हो यू गया। सर। अच्छा, मैंने ये आज का लेक्चर और कल का यानी पिछला लेक्चर की प्रेजेंटेशन शेयर की है और बाकी कुछ नोट शेयर किए हैं जो कि पूरे आपके इस मिड टर्म को कवर करती हैं। जी सर। ठीक है, चलिए ठीक है। अब मैं फिर तो डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होती है। सर जी बेटा। सर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सर, ये सारी स्लाइड्स याद करनी है या सिर्फ कॉन्सेप्ट लेना है? ये इसके साथ मैंने नोट्स दिए हैं, वो उसकी कोशिश करें कि अभी इसको समझने की कोशिश करें। अभी याद करने वाली चीज कोई भी नहीं है। हेलो सर। ओके सर। जी बेटा। क्लास में मुझे ऐड कर दे सर, मैं ऐड जी नहीं सर। मैं कह रहा हूँ सर क्लास में ऐड नहीं हूँ, अगर आप ऐड कर ले मुझे। जी आपका क्या रोल नंबर है सर बेटा? 181। 181। जी आप ऐड हैं मेरे पास, मेरे प्रेजेंट 1812020 यानी जो बैच है। जी सर। जी बेटा आप मेरे पास आ रहे हैं, मेरे पास प्रेजेंट